से ज्यादा चौपट में इसके कोविड के आ गए। इसका ये सीखने वाली बात है। और एक टेक्निकल बात क्या है इसमें से कि जो जुलाई के 15 जुलाई के बाद लगे, 15 जून के बाद लगे, इसमें जैसे पौधे लगे उससे बारिश शुरू हुई। क्लाइमेट 14 दिन तक पूरे तरह से क्लाइमेट पूरे तरह से क्या हुआ, पैक रहा। और उसकी प्राइमरी जो जीनोम की जो पहले जिसको हम जीनोम बोलते हैं, ये जो जीन डेवलपमेंट इंप्रेशन मूवमेंट है वो पूरी तरह से फेल हो गई। जैसे वो फेल हो गई, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज कहाँ से बनाए, कैसे बनाए और किसको विरोध करे, ये उसको दिमाग ही नहीं रहा। तो बॉडी जैसे 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 आगे बढ़ती गई, उसको धीरे 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 क्या हुआ कि आराम जैसे 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 आगे बॉडी आगे ग्रो करती गई, उस वैसे 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 बॉडी में क्या हो रहा है कि उसके बॉडी में जो डीएनए स्ट्रक्चर का आरएनए रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो नहीं बन पाया। और वो आरएनए रिफ्लेक्शन नहीं बनने की वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज बनने की जो प्रोविजन है वो बॉडी खो बैठी। क्यों बॉडी खो बैठी? क्योंकि पहले 20 दिन में अगर बॉडी को बनाने के बॉडी को मैंने जैसे बतलाया, उसमें अगर जीन इंप्रेस हो गया तो पूरी बॉडी बनने का स्ट्रक्चर बन जाता है डीएनए में। अगर पहले 20 दिन में उसको कुछ ही नहीं मिला तो बॉडी आधे अधूरा जितना स्टोरेज है उस पर जितना जीन डेवलप होते हैं उतना करेगी जो जिसके डेवलपमेंट के दायरे में। फिर बॉडी क्या करेगी, ग्रोथ जीन बनाएंगी। तो ग्रोथ बनाई, ग्रोथ के अलावा उसको एंटीबॉडीज बनानी भी है रोगों के सामने उसको रोग को रोकने के लिए बॉडी में एंटीबॉडीज की जो सिस्टम है वो भी डेवलप करनी है। वो आखिर का काम था, वो उससे हुआ नहीं। और ये ना होने की वजह से बॉडी में गड़बड़ क्या हुई, जैसे बारिश आगे चली सीएमई गड़बड़ कर गया। तो अभी किसानों के लिए संदेश क्या है इसमें से, किसानों के लिए संदेश क्या है इसमें से कि अगले साल सीएमई आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर बारिश ये 2 साल जैसी रही तो पक्का आएगा, ये किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट है। तो इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए करना यही जरूरी है कि पौधे, अगर पौधे ऐसा आपके अनुमान से, अगर गवर्नमेंट के चैनल से या प्राइवेट चैनल से आपको पता चलता है कि बारिश का मौसम ऐसा रहेगा, आपको 2 महीने पहले पता ही चलता है कि मौसम ऐसा रहेगा, तो जैसे अगर मौसम ऐसा रहेगा ये समझ में आता है तो आपको ये करना है कि 10-15 दिन आगे या 10-15 दिन पीछे करके आपको प्लांटेशन करना है। ये 15 दिन का जो माहौल है वो खत्म हो गया, बात आप निकल गए, आपके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने इसी के चीज चलते हुए इस साल किसानों को क्या बतलाया कि 15 दिन, अब जैसे ही कोविड के दरमियान सीएमई आया, उस सीएमई में हमने किसानों को क्या बोला कि आप अच्छी गांठें निकालो, उसको बड़े बड़े 20-20 किलो की थैली में भरो, उसमें खाना खिलाते रहो आपके कंट्रोल में, और उसको खेत में मत लगाओ जब तक माहौल खुलता नहीं। और जितने भी सीएमई के पौधे थे उसको निकाल दिया। और जो पेस्टिसाइड की स्प्रे कर रहे थे, ये पेस्टिसाइड के स्प्रे भी आपको जो रिकमेंड किए जा रहे थे उसमें भी गड़बड़ी क्या थी, जब सीएमई आता है खेत में आता है तो हमें दिखता है। इतने तो हम ज्ञानी नहीं है कि आने से पहले ही दिख जाए। करेक्ट है। तो किसानों को तो आने के बाद ही दिखा, आने के बाद जब दिखता है तो किसान घबरा के किसी की भी बातें मान के उसको, वो जो पेस्ट है जो उसको फैलाते हैं उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, पेस्टिसाइड का स्प्रे किया। अब ये पेस्टिसाइड की स्प्रे में भी जो होता क्या है, ये पेस्टिसाइड जो है, फंजीसाइड जो है, वो पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल नहीं है। तो इनको सोल्यूबल करने के लिए, सरफेस टेंशन तोड़ने के लिए इमल्सिफायर को यूज किया जाता है, और वो होता है पेट्रोकेमिकल। और इसकी वजह से बॉडी में क्या होता है कि जैसे उसका स्प्रे किया जाता है तो बॉडी की जो सेल है, पेशिया है, वो जो पेशिया है वो पेशिया उकसानी चालू कर देती है, खुद को उकसाती है। और जैसे उकसाती है, ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट के संपर्क में जो भी, ये पेस्टिसाइड के संपर्क में जो पेस्ट आते हैं वो उसकी जो बॉडी की लैंग्वेज है उकसाने जैसी हो जाती है, और सेल भी उकसाती है, उकस जाती है, यानी उत्तेजित हो जाती है। और ये दोनों चीजें इकट्ठा होती है तो जो पेस्ट एक पौधे को सकिंग करने वाला था वो 200 पौधों को सकिंग करता है। इसीलिए कभी भी जैसे वायरल इन्फेक्शन आता है तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तुरंत मत करिए। जैसे तो करोगे भैया, इस बार यही तो हुआ है, मतलब एक मैसेजेस आया कि ये चुरड़ा मुरड़ा से और इससे हो रहा है, एक वाइस आया, एक मैसेज आया। तो सारी दुकानें कॉन्फिडोर से खाली हो गई और केले के पत्तों पर इंसेक्टिसाइड सिस्टमेटिक चली गया। हाँ, लेकिन फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, 4 लोगों ने स्प्रे किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। करना तो वही है कि पेस्ट को रोकना है। मैंने उसमें बीच में मेरा वीडियो लेट हुआ, साहब सर से, बलराम भैया से भी मैंने बात करी लेकिन लेट हुई। लेकिन एक मैसेज ऐसा था कि भाई जब पेस्ट कंट्रोल करना है
और पेस्टिसाइड की पहले ही प्राइमरी स्टेज में आप दवाई डालते हो तो पेस्ट क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड का असर जब शुरू होता है ना तो उसकी बॉडी ऐसे छिन्न भिन्न हो जाती है और पूरी ताकत से वो पौधों के पीछे भाग जाता है और इसको शक करो, उसको शक करो, उसको शक करो और इस सभी पौधों में फैल जाता है। करेक्ट। और वो फिर फैलाने का काम जैसे ही लोगों ने मेरे को बताया, रावेर के जो भी निम्बोल बिम्बोल से जो लोग किसान थे कि सर स्प्रे करने से पहले 20-25 पौधे दिख रहे थे, उखाड़ के फेंक दिया, जिसे दूसरे दिन स्प्रे किया दूसरे दिन तो 500 से ऊपर हो गए, ज्यादा हो गया वो। बराबर है ना। मागच्या वर्षी असंच झालं होतं। ये ऐसा क्यों चक्कर, मैंने उनको बोला यार कौन सा पेस्टिसाइड, तो ये नहीं ये गड़बड़ होगी। तो हमें करना क्या है कि जैसे ही 1-2 पौधे 10 पौधे दिखते हैं तो उसको आराम से उखाड़ के फेंकिए और उसके ऊपर 10,000 ppm का नीम ऑयल का 1 से 2 स्प्रे 4-4 दिन के दायरे में डालते रहो। ये नीम ऑयल क्या करेगा, नीम ऑयल पेस्ट जो है उसको खेत में आने नहीं देगा। अब ना काम हो गया कि अगल बगल के खेतों में से अगर CME आ रहा है वो रुक गया, क्योंकि वो नीम ऑयल क्या करता है, पेस्ट रिपिलेंट है, वो मारेगा नहीं लेकिन आने नहीं देगा, अपना वो काम हो गया 4 दिन का। फिर 4 दिन के काम के बाद फिर आपको पेस्टिसाइड डालना है। 2 स्प्रे के बाद तीसरे स्प्रे में अगर पेस्टिसाइड डालोगे तो 2 चीजें होगी कि प्लांट के ऊपर जितने भी जो पेस्ट ने इन्फेक्टेड जो होस्ट करके जो लगाए हुए जो वायरल इन्फेक्शन है वो वहां के वहां रह जाएंगे, फैलेंगे नहीं। पहला काम हो गया, फैलना बंद हो गया। फिर हमारे पास पेस्ट कुछ आए हैं तो उसको आराम से हम मार सकते हैं, क्योंकि पहले जो 2 स्प्रे में जो एजेट्रेक्टिन होता है नीम ऑयल में, ये एजेट्रेक्टिन की वजह से जो पेस्ट है इनकी नेक्स्ट जनरेशन फेल हो जाती है। उसका काम नीम ऑयल का क्या है कि नीम ऑयल के संपर्क में जितने भी पेस्ट आते हैं वो जितना भी शक करते हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन खत्म हो जाती है, नपुंसक हो जाती है और फिर आपके जो पेस्ट बढ़ने की जो तादाद है वो डायरेक्टली रिड्यूस होके 50-100% से भी नीचे आ जाती है। फिर आप तीसरे स्प्रे में पेस्टिसाइड डालो तो उसका 100 कंट्रोल होगा। रेमेडी बराबर है, सिस्टम बराबर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का तरीका गलत हो गया तो सिस्टम पूरी फैल गई। पेस्ट मारने के लिए हमें टाइम मिल जाता है ना। करेक्ट। मतलब पेस्ट नीम ऑयल से अपना इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं एक प्रकार से। इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, खाली जो पेस्ट है, पेस्ट जो भागते हैं, उकसते हैं या उछलते हैं वो तो धीमे हो जाते हैं, उसकी तादाद 20-30% घट जाती है, नए बढ़ने की तादाद रुक जाती है। और अपने पेड़ पौधों में जहां जहां उन्होंने शक किया है, जितने पौधों को अफेक्ट किया है उतने पौधे में अगर CME है तो वहां के वहां वो लटक जाता है, क्योंकि पेस्ट रिपिलेंट हो गए। पौधे पे अपने नीम ऑयल डाल दिया तो आपके खेत के पौधे में तो वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने नीम ऑयल डाल दिया है। वो नीम ऑयल के जैसे संपर्क में आएगा उसका जो स्मेल होता है नीम ऑयल का, उस स्मेल से वो रिपिलेंट हो जाता है। फिर आएगा, बैठेगा, बैठ के अगर स्मेल आएगा तो उठ के वापस निकल जाएगा। वो वहां पूरी पेस्ट जो अफेक्शन है वो वहां नहीं करेगा। इसका हमें फायदा क्या होगा, 4-5 दिन जो मिलेंगे उस दिन में जितने भी पेस्ट आपके खेत से गुजरे या आए उसके संपर्क में नीम ऑयल आया तो वो नपुंसक होगा, तो अगली जनरेशन डेवलप नहीं होगी। ये उसका बेसिक फायदा है। फिर आप तीसरी स्प्रे में पेस्टिसाइड डाल दो तो जितने भी बचे कुचे छोटे अंडे से लेके सारे हैं वो खत्म हो जाएंगे। हम उन्हें फिर कमजोर कर लेते हैं पहले कमजोर कर फिर मार लेते, तो पौधे भी बच गए। करेक्ट, टाइम मिल जाता है, उनका टाइम कम हो जाता है, करेक्ट। और हमारे किसानों ने क्या किया कि डर के 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे स्प्रे करे, तो उसकी वजह से 2 थे वो भी उकस के 200,000 पौधे तक पहुंच गए। हमारे घर के पौधे पर भी आए थे। हमारा प्लांट था 20 जून का। अच्छा, तो हमने क्या किया, सभी फेंक दिए। अरे बाप, 100%। नहीं, मतलब जो हुए थे 50-60 वो फेंक दिए हाँ। और फिर कॉन्फिडर किया था। अच्छा, रुक गया था, फिर रुक गया था, फिर नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। अच्छा, तो वो अच्छा रहा। सभी फेंक दिए हमने, पूरे खेत से बाहर फेंक दिए। सब खेत से बाहर के उतने 20-25 आए थे। 20-25-50 आए थे। अच्छा, एक और गजब का इत्तेफाक था, हाँ। ये इत्तेफाक था या सही वही था। ठीक है। एक बाढ़ आई थी, बातचीत चल रही थी, मौसम इफेक्टेड था तो CMV जैसे ही क्लाइमेट सेट हुआ कोई नीम तेल नहीं, कोई एमिडाक्लोपिड नहीं, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक प्लांट ठीक, ऑटोमेटिक सारे पौधे चालू। नहीं, देखिए CMU जो एक फ्रेज है, मैंने आपको बोला हाँ। CMU कोई ऐसा दवा, ये इन्फेक्शन जो है वायरल इन्फेक्शन, ये वो एनवायरमेंट में है। वो मैंने अपने शुरू में बात करी कि जो इन्होंने जो पूछा कि हमारे पास फील्ड बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्या आएगा, तो मैंने वही समझाया, जब उसके फेवर में वो एनवायरमेंट आएगा हाँ, तो बढ़ेगा। उसको हमें, जैसे आपने आपको बोला है ना कि आपको अगर कोविड पॉजिटिव आ गए
तो 14 दिन ही बस 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 खत्म हो गया। वो 14 दिन आपको निकालने हैं। सही बात है। जब आपके बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होगी आप उससे निकल जाओगे, अपने आप निकल जाओगे। ये 14 दिन ही जो है वो आपके जरूरी है। ऐसे ही जो बदला हुआ मौसम है उससे ही आप अगर फोकस करके लगातार अगर पेस्टिसाइड नहीं भी मारा, लगातार आप नीम ऑयल की स्प्रे करते गए तो आपको देखना ही नहीं है जी। आपको फील्ड को बचाना है। 4-5 दिन या 6 दिन के दायरे में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करा तो कोई पेस्ट आएगा, आपको इफेक्ट नहीं करेगा तो आपको दिक्कत नहीं। फिर 15-20 दिन के बाद मौसम खुल जाएगा, जैसे लाइट आएगी, अनाज अनडाइजेस्टिव फीड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी इम्यूनिटी पावर पे आ जाएगी, अपने आप आया हुए वायरस को भी वो बॉडी में डेवलप होने नहीं देगी। क्लियर सर? एक सवाल, मौसम खुलने के बाद क्या हुआ, बॉडी ने अनडाइजेस्टिव फीड को डाइजेस्ट किया, उससे एनर्जी भी बनाई और उससे एंटीबॉडीज भी बनाई। वो एंटीबॉडीज बना दी तो काम खत्म। समझ गए? जैसे आपको मैंने समझाया कि एसी में बैठने वाले लोगों को वायरल इन्फेक्शन ज्यादा इफेक्ट हुआ, यानी कोविड का सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो एसी में बैठते हैं उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो कंट्रोलेबल क्लाइमेट में बैठे हो तो आपको बॉडी में कोई अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट होगी ही नहीं, बराबर। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी, जो एसी में बैठने वाले लोग थे उनके बॉडी में एंटीबॉडीज कभी बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसको कोई फाइट करना ही नहीं है। एनवायरमेंट पूरा क्लीन है, कंप्लीट बनाया आपने आपके जरूरत के हिसाब से, करेक्ट है। तो ये दो चीजें जो है इसमें गड़बड़ क्या हुई, जो मेहनत करने वाले लोग थे उनको कोविड आया ही नहीं। ये सही है, बराबर, एकदम सही है। क्योंकि बंबई से 30 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन जो मिला, ट्रक, कंटेनर, जिससे कर से करके गांव गांव चले गए, पैदल भी गए। कुछ जितना हमने देखा उनको, इतने लोग यूपी गए, यूपी से बाहर बिहार गए, पश्चिम बंगाल गए, उनको कोई नहीं, कोविड भी नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। करेक्ट है। और जहां बंबई में, दिल्ली में, पूना में 24 घंटे घर से लेके ऑफिस से लेके सभी जगह पे एसी लगा है, वहां से तो आज भी कोविड जा नहीं रहा है, आज भी चल रहा है। आज वापिस लॉकडाउन लग रहा है। ये क्यों है? ये इंडिकेशन की है, क्या है कि जैसे एनवायरनमेंट आपने आपके फेवर के लिए बनाए, आपके एंटीबॉडीज रुक जाएगी, वो समझेगी कि मुझे कोई प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन ऑलरेडी सेफ हूँ मैं। आप ऑलरेडी सेफ हो। तो वो क्या है कि आपकी डीएनए कुछ समय के बाद वो प्रोटेक्शन की जो चीज है उसको भूल जाता है, उसको याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। याद नहीं, फिर बनाना पड़ता है, फिर डीएनए कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आपने, हम व्यायाम करते हैं, मेहनत करते हैं, योगा करते हैं, तो पहले दिन अगर हम व्यायाम करेंगे ना तो दूसरे दिन तो सुसु शीशी भी दिक्कत होती है, करेक्ट है, क्योंकि आपके डीएनए को पता ही नहीं है, करेक्ट। तो उसको धीरे 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 पेशियों को मोल्ड करना पड़ता है, तो आपके डीएनए में वो चेंजेस होते हैं। ये बोलते हैं डीएनए मॉडिफिकेशन चेन, करेक्ट, ठीक है सर हाँ इस क्रॉप में जो सिंचाई का पानी देते हैं जी। उसका टीडीएस और पीएच कितना होना चाहिए? देखिए, कोई भी क्रॉप, कोई भी पाक कोई भी करे, क्रॉप की बात, मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सुबह से खाया नहीं किसी ने कुछ, ज्यादा दिक्कत नहीं गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन मैं तुरंत, खेती लायक पानी और खेती लायक जमीन, क्रॉप कोई भी हो, खेती लायक पानी और खेती लायक जमीन, खेती लायक जमीन जो होती है उसका गिना जाता है पीएच, बराबर, आम्ल विम्ल निर्देशांक, क्या बोलते हैं, आम्ल और विम्ल, यानी एसिडिटी और ऑक्सीडिटी, इनका जो बीच है, यानी न्यूट्रलाइज, वो न्यूट्रलाइज होनी चाहिए, यानी वो कितनी होनी चाहिए, एसिडिक कितनी होनी चाहिए या अल्कली कितनी होनी चाहिए, इसका एक रेशियो गिना जाता है। और इसकी जो रेशियो है, इसको गिनने का जो सिस्टम है उसको पीएच बोलते हैं, बराबर। और दूसरा, इसे जमीन की क्रॉप को चाहिए उसके गिनते हैं पीएच, और पानी जो जमीन को, जो क्रॉप को चाहिए उसका गिना जाता है टीडीएस। टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, जितने साल्ट्स पानी में सोल्यूबल होके आए हैं उसके ऊपर ही उसकी उपज प्लांट की रहती है। क्योंकि अगर ज्यादा टीडीएस वाला पानी जमीन से आके आपने सिंचाई में यूज किया तो वो पानी में ऑलरेडी कुछ सोल्यूबल ज्यादा हुआ है, तो उसमें आपके जो न्यूट्रिशन है यानी खाद है, फर्टिलाइजर है, वो सोल्यूबल नहीं होंगे तो क्रॉप को खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए उसका टीडीएस कितना, ज्यादा से ज्यादा 900 के ऊपर के टीडीएस के पानी में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो आपको, जैसे आपने खातर डाल दिया 200 रुपए का, काम में आएगा 20 रुपए का। क्यों आया? क्योंकि पानी में स्पेस ही नहीं है सोल्यूबल के लिए, जगह ही नहीं है। 1000 लीटर में से तो 800-900 ग्राम तक उसने यूज किया, तो आगे का करेगा क्या? ये सिचुएशन है कि आपको
TDS जो है वो लेस TDS यानी 800-900 के ऊपर का TDS वाला पानी नहीं चाहिए। और पानी जमीन में 5 से नीचे वाला pH और 9 से ऊपर वाला pH, 8.5 भी आइडियल है, 7.5 से 8.5 आइडियल है। इसके बीच में 6.5 से 7.5 बेस्ट माना जाता है। हम बोलते हैं आइडियल। आइडियल क्यों मानते हैं? क्योंकि 6.5 से 7.5 वाला pH आज जिस जमीन में एक साल भी खेती करोगे मिलेगी नहीं, मेंटेन नहीं कर पाना। नहीं, एक साल खेती हो गई तो 6.5 भी 7.5 मिलेगा ही नहीं, एक साल बस खत्म हो जाती। तो हम आइडियल क्या बोलते हैं कि 7.5 से 8.5 तो रखना ही है, ठीक है। 6 से 8 तक का रखो ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि फिर गड़बड़ी होगी कि जमीन का pH बढ़ता है तो जमीन में जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हो वो क्या करता है, अपटेक होता नहीं है। यानी क्या होता है कि जैसे फर्टिलाइजर डालेंगे तो सोल्यूबल हो जाते हैं, सोल्यूबल खातर में क्या होता है, पहला सोल्यूबलाइजेशन, फिर मोबिलाइजेशन, फिर इमोबिलाइजेशन, फिर राइजोस्फीयर अपटेक और फिर उसका अनाज बनेगा। तो ये जो चेन है, इस चेन में पहला जो सोल्यूबलाइजेशन है, ये सोल्यूबलाइजेशन के बाद अगर जमीन में आपके TDS pH ज्यादा है, pH ज्यादा है यानी ऐसे खनिज यानी ऐसे केमिकल्स पड़े हैं जिसका pH ऊपर है, तो केमिस्ट्री का पहला रूल क्या है, जिसका pH ज्यादा यानी जिसके पास जिसकी वैलेंसी ज्यादा, वो बेस हो या एसिड हो, वो वैलेंसी कम वैलेंसी वाले को दे देगी और उसको अपना नाम दे देगी। तो वो भी अगर देखिए 7 pH का 10 ग्राम कुछ मटेरियल पड़ा है, 7 pH का 10 ग्राम मटेरियल पड़ा है और 5 pH का आपने 5 ग्राम उसमें डाल दिया, तो ये 10 ग्राम क्या करेगा, 5 ग्राम को भी अपने अंदर लेके अपनी आइडेंटिटी देके उसको 15 ग्राम कर देगा। समझ गए? तो 8 pH के बाद सारे जो फर्टिलाइजर है वो अल्कली फर्टिलाइजर बनना चालू हो गए और प्लांट के मूली के ऊपर, प्लांट जो मूली है इसके ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज माइनस प्लस चार्ज, जैसे इसमें जो एसिडिक और बेस चार्ज होते हैं इसमें होता है बेस चार्ज। बेस चार्ज वाले मूली को अगर बेस फर्टिलाइजर दिया जाए तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, तो उठाएगी नहीं, इसीलिए उसको एसिडिक चार्ज चाहिए। तो एसिडिक चार्ज के लिए बोला जाता है कि 5 के नीचे की जमीन भी नहीं चाहिए, वो ओवर एसिडिक होगी, और 8 के 9 के ऊपर की भी नहीं चाहिए, वो ओवर अल्कली होगी। तो इसके बीच में आप रखोगे तो प्लांट अनाज ले पाएगा, क्योंकि वो एसिडिक और बेस का जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स कन्वर्जन जो है वो 7 और 8, 7 के नीचे 5 और 7 के ऊपर 8, इसके बीच में ही है। और इसके बीच में अगर pH रहा तो न्यूट्रिशन फैक्टर जो है वो कन्वर्जन फैक्टर में ज्यादा काम करता है, और जितना खाद डालोगे उतना अनाज बन जाता है। इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन, मिनरल के खनिजों के अनाज बनना। ये तत्व के लिए जमीन pH आइडियल होनी जरूरी है। Below 5 is a acidic soil ना सर? 7 के नीचे जिसे जैसे जैसे जाते हैं एसिडिक ही शुरू हो जाता है। 7 के नीचे 7 के नीचे 7 ये न्यूट्रल वैल्यू 7 है। pH में न्यूट्रल वैल्यू क्या है? 7। 6.5 से 7.5 छोटा, थोड़ा एसिडिक, थोड़ा किसी का भी प्रभाव नहीं रहता है। 6.5 तक भी ना एसिड का प्रभाव रहता है ना बेस का, इसलिए आइडियल बोलते हैं 6.5 से 7.5। इस दोनों के बीच में ना वो एसिडिक है ना वो बेस है। 6.5 से यानी 5.5 से 6.5 से नीचे आए, 5 पे आए, 5.5 पे आए, जैसे नीचे गए वो एसिडिक होना चालू हो जाए। फिर 3 से नीचे गए वो हाईली एसिडिक बोला जाता है। और 0 से above 7 base हो जाएगा। अबाउ 7.5 से बेस, 6.5 से 7.5 न्यूट्रल, 7 बेस, 7 यानी न्यूट्रल लाइन, 6.5 तक बेस भी नहीं एसिड भी नहीं, 7.5 तक, और 6.5 तक भी बेस भी नहीं एसिड भी नहीं, उससे नीचे इधर एसिड, उससे नीचे ऊपर बेस। सर ये ट्यूबवेल का जो पानी देते हैं बनाना का, हाँ। तो उससे उतनी ग्रोथ नहीं होती जितना आपको नर्मदा देखिए, का पानी। हाँ, अभी ये क्या इंडिकेट करता है, जब ट्यूबवेल में पानी आता है तो ट्यूबवेल का पानी जमीन के हर एक थर से गुजर के नीचे जमीन के हिस्से में जाता है। तो क्या जमीन के हर हिस्से से कुछ ना कुछ अपने अंदर सोल्यूबल करते नीचे जाता है, इसी बोलते हैं TDS, बराबर। हाँ, वो वही TDS है ना। ये हर एक हिस्से में जमीन के नीचे जाते जब वो सोल्यूबल करके नीचे जाएगा तो जमीन में जाते उसके अंदर की जो सोल्यूबल स्पेस है वो खत्म हो जाएगी, और फिर उसको उठा के जमीन में लाओगे तो खातर मिलेंगे नहीं, वो खाली पानी भी नहीं पी पाएंगे। जैसे पानी और खातर, प्लांट को पानी भी लेना है तो भी वो आइडियल pH का चाहिए, उससे ज़्यादा खरा पानी देंगे तो प्लांट लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको जो मूली के ऊपर जो लिम्पेड्स है, इस लिम्पेड में चार्ज जो है वो बेस है, और बेस को अगर बेस का भी पानी पिला दिया तो वो लेगा ही नहीं, उसको उल्टा चाहिए एसिड। यही इसराइल ने क्या किया, इसने फिजियोलॉजी से सीखा
और फिर उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजर को एसिड ट्रीटमेंट करी और एसिड ट्रीटमेंट करके सारे फर्टिलाइजर एसिडिक लाए। इसीलिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जैसे ही देते हैं प्लांट भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसमें जो बेस है यानी उसके ऊपर जो चार्ज है वो एसिडिक दिया है और एसिडिक चार्ज देने की वजह से वो जैसे मूली के संपर्क में जाता है उसका तुरंत सॉल्ट बन जाता है, क्योंकि मूली जो है वो बेस है और ख्वातर एसिडिक है, तो दोनों का क्रॉस एक दूसरे का रिएक्शन हो गया तो उसका न्यूट्रिशन फैक्टर क्लोज हो जाता है, यानी साल्ट बन के वो अपटेक हो जाता है। इसीलिए ऐसी ट्रीटमेंट मैंने बार बार बोली है कि अगर ट्यूबवेल का पानी देते हैं तो आपके पास ऐसी ट्रीटमेंट होना जरूरी है। 15-15 दिन में 15-20 दिन में ऐसी ट्रीटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड करते रहो। इससे फायदा क्या होगा कि जितने साल्ट पानी के साथ आए हुए जमीन से वो टूटेंगे, जैसे बॉन्ड टूटेगा फिर वो भी अनाज बन जाएगा, उसका नुकसान से ज्यादा फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा। 1 लीटर 1000 पौधों पे कम से कम पीएच कंट्रोल भी रहता है। रहना ही है। सर हां. फ्लावरिंगच्या वेळी जर का अशा टाईपचा जर सिगाटोका असला किंवा वरच्या पानांना पण झालेला असला तर त्यासाठी काय सजेशन? आता जब फ्लावरिंग के समय में अगर सिगाटोका आता है, आज की जो सिचुएशन है, इस साल सिगाटोका की दिक्कत सबसे ज़्यादा रहेगी। इस साल साइज में दिक्कत बहुत ज़्यादा रहेगी। इस साल प्रेगनेंसी के दरमियान बारिश होने की वजह से डिलीवरी प्रॉपर नहीं होगी, एबॉर्शन ही ज़्यादा होगा। इसके लिए हमने एक अभी शेड्यूल बनाया है कि किसानों को पहले एक तो जिसकी 50 से ज़्यादा डिलीवरी हुई है उसको डिलीवरी को रोक के 1 महीना तक आगे ढकेलना है। इस महीने में उसको ये एनवायरमेंट मिलेगा तो बॉडी में स्टोरेज बनेगा। जैसे स्टोरेज बनेगा वो एबॉर्शन करेगा नहीं, वो डिलीवरी कर देगा। अगर एबॉर्शन हो गया तो छोटे आएंगे और प्री मैच्योर बच्चे आएंगे और उसमें फिर आकार बॉडी का पूरा नहीं होगा, तो वजन नहीं आएगा, साइज नहीं आएगी, प्रीमियम क्वालिटी का बना नहीं बनेगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही बॉडी ने ग्रोथ को वापस रिस्टार्ट किया तो अपने आप सिगाटोका भी रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? कि डिलीवरी के दरमियान भी जैसे ही डिलीवरी करता है उसके दरमियान में बॉडी क्या करती है, पूरे बॉडी से एंटीबॉडीज को रिवर्स करके फिर उसकी एनर्जी बना के डिलीवरी का प्रोसेस पूरा करती है। तो इसके दरमियान में ही जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, आपने देखा होगा कि डिलीवरी होते ही हरे भरे पत्ते भी नीचे गिर जाते हैं। बात सही है कि गलत है? ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को आराम से सीखने वाली चीज है। डिलीवरी के समय में बॉडी क्या करती है कि नीचे वाला रेडी फीड तुरंत डिलीवरी के लिए यूज करता है, इसलिए डिलीवरी आगे थोड़ा ढकेल दिया जाए तो अपने आप सिगाटोका भी रुक जाएगा, कम हो जाएगा। और इस साल सिगाटोका का जितना भी प्रभाव है डिलीवरी से पहले, आप डिलीवरी होने से पहले आप नेटिवो और रिवर्स इसके साथ पोटेशियम सिलिकेट इनका स्प्रे जरूर ले, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम समस्या ज़्यादा रहेगी। क्योंकि इस समय अभी जो ठंडी आई है, ये ठंडी भी बीच बीच में रुक रुक के आने वाली है। हाँ, ये गड़बड़ है। अभी आया था, बीच फिर बीच में रुका, बारिश फिर भी, वापस आ रहा है। बीच बीच में हवा भी चलती है, बीच बीच में ठंडी भी आती है। ये गड़बड़ी से गड़बड़ क्या होगी कि बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी, तो बॉडी के ऊपर हर एक क्रॉप में बायोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा और ये स्ट्रेस की वजह से फिर एंटीबॉडीज टूटेगी, फिर एंटीबॉडीज टूटेगी तो फिर दिक्कतें आएगी। तो इससे अच्छा है कि सही समय तक केले की डिलीवरी को आगे ढकेलो, फिर समय होने के बाद डिलीवरी जब होगी तो आप आराम से उसको फंगस को भी यानी सिगाटोका भी कंट्रोल कर सकते हो और हमें धोखा भी कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है भैया, ठीक है, चलते हैं, है ना। बहुत बाकी सब किसान पाठशाला चैनल पर बने ही हुए हैं और आपका बहुत बहुत आभार, आपने जो समय दिया किसानों को भी। जी थैंक यू जी। ये यहाँ का वीडियो आएगा ना, ये भी हाँ, पूरा आएगा, क्योंकि सभी बातें आती नहीं, छूट तो जाती सारा है वीडियो कुछ। आएगा। सर वो शेड्यूल चाहिए जो आपने जो बताया था, उसका देखो रिपोर्ट लगाते टाइम पे डिलीवरी हो गई पता चले। ये सारे हमारे लोग आ रहे हैं। ताज भाई साहब ने 6 से 8 महीने में सारे डबल होगा। आपने 6 महीने में 900 पौधे काटे, साल भर में तो 1800 कटे ना, 965 महीने में काट रहे हो, 1800 पेड़ काट रहे हो ना, ये साल भर।